हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में जो अव्यय और अभिकारी शब्द है उनके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर देखा है। पिछली क्लास के अंदर जो अव्यय का जो पहला प्रकार था क्रिया विशेषण अव्यय, वो 4 प्रकार के होते, उनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। आज हमें वो संबंध बोधक अव्यय है जो अव्ययों का दूसरा प्रकार है, 2 नंबर का, वो देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अब बिना समय गंवाए बात करें हम संबंध बोधक अवयव, यानी संबंध बोधक क्या है। नाम से पता चल रहा है कि आपस में संबंध होगा, आपस में संबंध होगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो अगले पैराग्राफ में वो देखते हैं। देखो परिभाषा क्या कह रही है। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरी संज्ञा से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। क्योंकि जो अव्यय है वो क्या है, जिसका खर्च नहीं किया जा सकते, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते। अव्यय का मतलब ही होता है अधन वे, जिसको खर्च नहीं किया जा सके। तो इनका संबंध बोधक अवयव में क्या है कि जो संज्ञा और सर्वनाम है आएंगे तो उसके साथ में जुड़े हुए होंगे, जो दूसरी और संज्ञा आएगी उसके साथ में इनका संबंध होगा। संबंध बोधक के अंदर ये होगा। क्रिया विशेषण अवयव थे, उसके अंदर क्या है, क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहे थे और इसके अंदर संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए, जैसे उदाहरण दिया है, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। अब कहने का मतलब जो दम निकलने का जो काम है ना, वो हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, प्यास के कारण। भाई इसका दम निकल रहा है, किस कारण से निकल रहा है, प्यास के कारण। ऐसा नहीं भूख के कारण निकल रहा है या किसी ने गला दबा दिया तब निकल रहा है। इसका एक कारण है, इसका इससे संबंध है कि प्यास के मारे मेरा दम निकला। तो दम निकलने का जो कारण है, ये जो दम है वो संज्ञा है, जो इसका इस प्यास से क्या है, संबंध है। तो एक संज्ञा है वो दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित करेगी, संबंध बोधक में ये होगा। तो देखिए, ये जो दूसरा उदाहरण देखते, रमेश का घर मेरे घर के सामने है। तो कहने का मतलब आमने सामने इनका घर, दोनों का घर क्या है, आमने सामने। तो ये कह रहा है रमेश का घर मेरे घर के सामने है, या हो सकता है मेरा घर रमेश के घर के सामने, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य संबंध बोधक का है। तो देखो, ये देखो के नाम में मेरा प्यास के मारे, यहाँ पर देखो के मारे, यहाँ पर है के सामने, ये सामने, यानी ऐसे जो शब्द है इसमें भी क्या आया, इसमें भी क्या आया। तो वाक्य को जो पढ़ेंगे, पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा। देखो प्यास के मारे, तो इसका इसे संबंध है। रमेश का घर मेरे घर के सामने, तो ये के सामने के मारे ऐसे जो शब्द आए जिससे हम पता कर सकते हैं ये संबंध बोधक ही है। इसकी पहचान दे रखी है नीचे। पहचान क्या कह रहा है, का के की प्लस अभिकारी शब्द। तो देखो ये के मारे ये शब्द आया, दूसरा आया के सामने, के सामने। तो ये हमारे को पहचान में क्या बता रहा है, पहचान में यही बात कह रहा है, या तो का आएगा या के आएगा या की आएगा, ये सब तो आगे आएंगे। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में हमारे सामने के आया है, उसके बाद में अविकारी शब्द आएगा। तो मारे है ये एक अविकारी शब्द है, सामने है ये अविकारी शब्द है। संबंध बोधक अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। कैसे, देखो मेरे घर के सामने, तो ये घर है, घर क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर प्यास, प्यास क्या है, संज्ञा है। तो ये यही बात कह रहा है कि संबंध बोधक अविकारी शब्द है संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखो संज्ञा, ये संज्ञा के बाद में क्या आया है, ये हमारी, तो यहाँ पर घर है, यहाँ पर प्यास है। तो इन दोनों वाक्यों से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो संबंध बोधक है वो अभी कैसे होंगे, वाक्य में किस प्रकार देखकर हमें पूछेंगे। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। दूसरी बात है, जो हम एक क्लास बाद में करेंगे, जो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि संबंध बोधक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे थोड़े उदाहरण और दिए हैं। उदाहरण देखिए,
राम की अपेक्षा श्याम विनम्र है, तो देखो की अपेक्षा, तो ये की आया, अपेक्षा। अब अपेक्षा क्या है? अपेक्षा है वो क्या है? एक अव्यय शब्द है, की, के, का, ये शब्द आएंगे जिसके बाद में अविकारी शब्द आएगा। दूसरी बात, पहले क्या आएगी? इससे संज्ञा आएगी, तो देखो राम संज्ञा है। दूसरी बात, दिलीप की पुस्तक के ऊपर मेरा पेन रखा है, तो देखो के ऊपर, तो ये रहा के और ये रहा ऊपर। तो ऊपर क्या है? अविकारी शब्द है, के इसके आगे लगा हुआ है, और हमारे पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा थी, उसके अंदर यही बात ये कह रहा है। मैं अध्यापक जी के साथ गया, तो देखो के साथ, तो साथ अविकारी शब्द है, के इसके आगे शब्द लगा है, और अध्यापक जी यह संज्ञा है। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखो, नोट में क्या लिखा? यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे, यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बन जाता है। जैसे, यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे, क्रिया विशेषण क्या होगा? जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करेंगे, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, तो वह संबंध बोधक बन जाता है। कैसे बन जाता है? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया? सेनाएं आगे बढ़ी, क्रिया विशेषण, क्योंकि जो बढ़ी है ना वो बढ़ना, बढ़ी का मतलब वो बढ़ना, यानी सेनाएं आगे बढ़ी है, तो बढ़ना वो आगे बढ़ी। यहाँ पर पीछे होता, तो ये पीछे, ये आगे, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अविकारी शब्द तो है, पर क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, यानी ये क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। पीछे बढ़ी या आगे बढ़ी। आगे देखो, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, ये संबंध बोधक हो गया। अब देखो फर्क, आगे जो शब्द आया है, अब ये जो ऊपर जो नोट लिखा हुआ था, उस नोट में यही बात समझा आ रहा है। क्या कह रहा है? यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बन जाता है। तो यहाँ पर तो देखो आगे बढ़ी, सिर्फ आगे आया, इसमें आया सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो देखो युद्ध क्षेत्र से ये विभक्ति आई है। कारक पढ़ेंगे ना, तो कारक में हमें पता चलेगा कि विभक्तियां क्या होती है। तो ये आगे बढ़ी, तो इसके आगे विभक्ति लगी हुई है, तो विभक्ति जब लग जाएगी इसके आगे तो वो क्या होगा? अब आप सोच लो कि आगे बढ़ी, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, पर यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं, यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा अगर विभक्ति पास में लगी हुई है। और अगर विभक्ति नहीं है, सिर्फ अकेला है, तब क्या होगा? वो क्रिया विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण देखते, मोनू ऊपर बैठा है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ऊपर बैठा है तो बैठने की विशेषता बता रहा है। कहां बैठा? ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, दाएं बैठा, बाएं बैठा, तो ये बैठने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हुआ। ऊपर बैठा है ना, स्थान के बारे में बता रहा है। कहां बैठा है? मोनू कहां बैठा है? तो ऊपर बैठा है, तो स्थान के बारे में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरी बात, मोनू छत के ऊपर बैठा है, तो देखो के ऊपर, तो संबंध बोधक हो गया, तो ये के विभक्ति आ गई। समझ गए? किसी क्रिया विशेषण के साथ में अगर विभक्ति जुड़ी हुई होगी तो वो संबंध बोधक हो जाएगा, और अगर विभक्ति नहीं जुड़ी हुई है तब वो क्रिया विशेषण रहेगा। तो यहां तक आपको संबंध बोधक है उसके बारे में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आगे देखिए, 3 नंबर जो प्रकार है, एक हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया, दूसरा संबंध बोधक पढ़ लिया, और तीसरा है समुच्चय बोधक, जिसको योजक शब्द भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है समूह, यानी समूह का बोध कराएंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप गाइड में जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे तो जैसे जैसे ये आपके स्थिति है वो क्लियर होती जाएगी। दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अवयवों को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। यानी इसके अंदर 2 शब्द आ सकते हैं, 2 वाक्यांश आ सकते हैं, वाक्यों के अंश, पूरे वाक्य ना हो, और वाक्य पूरे आ सकते हैं। इनको आपस में जोड़ने का जो काम करेंगे या उन्हें अलग करने का काम करेंगे वो क्या होंगे? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ये है जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं संयोजक,
दूसरे होते हैं विभाजक, जिसको विकल्प भी बोल सकते हैं, यानी विकल्प हमारे को प्रस्तुत करे, जैसे अब से ए ब स और द ऐसे देते हैं ना कि भाई निम्न में से कौन सा आंसर सही है, तो हमारे सामने विकल्प है 4, इनमें से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है। विरोध दर्शक, किसी चीज का हम विरोध करते हैं, और परिणाम दर्शक यानी उसका रिजल्ट क्या आया, इस प्रकार ये 4 प्रकार के होंगे। समझ गए? यानी क्रिया विशेषण है वो भी 4 प्रकार के, संबंध बोधक है वो अकेला है, और जो समुचय बोधक है वो वापिस 4 प्रकार के, संयोजक है, विभाजक है जिसको विकल्प भी बोला जाता है, और विरोध दर्शक है, और परिणाम दर्शक है। आगे देखिए, पहला बात करें संयोजक, यानी संयोजक क्या है। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में संयोग स्थापित करने वाले अवयव शब्द आते हैं, जैसे और, व आदि, यानी ऐसे शब्द आएंगे बीच में, और आ सकता है, वह आ सकता है, इस प्रकार के शब्द बीच में आएंगे जो दो वाक्यों को या वाक्यांशों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है संयोजक का मतलब जोड़ने का काम करेंगे। उदाहरण देखते हैं, राम और श्याम मेरे मित्र है, तो देखो बीच में यहाँ पर राम और श्याम के बीच में क्या आया है, दो शब्द है जिनके बीच में और आया है, तो राम और श्याम मेरे मित्र है, तो ये क्या है, संयोजक है, संयोजक है। दूसरा, मोहन पढ़ता है और राधा खेलती है, तो देखो दो वाक्य आ गए यहाँ पर दो शब्द थे, क्योंकि दो शब्द हो सकते हैं, वाक्यांश हो सकते हैं, दो वाक्य हो सकते हैं, तो मोहन पढ़ता है और राधा खेलती है, देखो और आ गया। इस प्रकार से और वह ऐसे आएंगे, तो उससे हम पहचान पाएंगे कि ये संयोजक है या नहीं है, तो इसके अंदर ऐसे शब्द जुड़े हुए होंगे। समझ गए होंगे आप अच्छे से। दूसरा दो प्रकार देखिए, दूसरा विभाजक, जिसको हम विकल्प भी बोल सकते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन प्रकट करने वाले अव्यय शब्द या विकल्प प्रस्तुत करने वाले अव्यय शब्द आता है, जैसे या, अथवा, वा, चाहे तो, नहीं तो आदि, इस प्रकार के शब्द इसके अंदर आएंगे। इन शब्दों को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उदाहरण देखिए, या तो टीवी देखिए या पढ़ लीजिए, देखो या आया बीच में, यानी दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप टीवी देख लीजिए या पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टीवी को बंद करना पड़ेगा, और अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो पढ़ने वाली क्रिया को बंद करना पड़ेगा। एक काम कर लीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ये बात ये कह रहा है, हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत करा है। दूसरा है, मैं जाऊंगा या राकेश जाएगा, यानी यह आया बीच में, यह आया है बीच में, यानी कहने का मतलब कहीं जाना है तो या तो मैं जाऊंगा या राकेश जाएंगे, दोनों साथ में नहीं जाएंगे, दोनों साथ में नहीं जाएंगे। आगे देखिए, तीसरा प्रकार विरोध दर्शक, नाम से ही पता चल रहा है, यानी इसके अंदर विरोध दर्शाया जाएगा। पहले वाक्य में व्यक्त कथन का दूसरे वाक्य में खंडन या विरोध प्रकट करने वाले अव्यय शब्द आते, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, पर, अपितु आदि, इस प्रकार के शब्द इसके अंदर आएंगे, जिससे एक विरोध की भावना प्रकट हो। उदाहरण देखिए, मैं पढ़ता तो बहुत हूं किंतु समझ नहीं आता, ये देखिए किंतु आया है, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, इस प्रकार के शब्द इसके अंदर आएंगे। अब ये कह रहा है कि देखो विरोध लग रहा है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं किंतु समझ नहीं आता है, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर जितने ज्यादा, एक बार हमने पढ़ा समझ में नहीं आया, दो बार पढ़ा समझ में नहीं आया, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, पांच बार पढ़ा, यानी जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे तो आखिर समझ में आएगा ही आएगा, सीधी सी कहानी है। परंतु ये क्या कह रहा है, मैं पढ़ता तो बहुत हूं किंतु समझ नहीं आता, तो ये विरोध लग रहा है कि भाई जब ज्यादा पढ़ता है तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें विरोध दर्शाने का काम होगा। आगे देखिए, चार नंबर जो प्रकार है वो है परिणाम दर्शक, यानी उसका रिजल्ट आएगा। पहले वाक्य में अभिव्यक्त कथन का दूसरे वाक्य में परिणाम प्रस्तुत करने वाले अव्यय शब्द आते हैं, जैसे इसलिए, अतः, ताकि, अन्यथा, क्योंकि, कि आदि, ऐसे शब्द इसके अंदर आएंगे। इन शब्दों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट, कि परिणाम दर्शक में कौन कौन से शब्द आएंगे। उदाहरण देखिए, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, यानी इसके नहीं जाने का एक रीजन था, नहीं जाने का एक कारण था, क्या था कि मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, कहने का मतलब ये बीमार था और बीमार होने के कारण वो जा नहीं पाया, तो इसका यहाँ रिजल्ट आया है। भाई कोई पूछते इसको कि भाई आप आए क्यों नहीं, इसी बात कह रहा भाई मैं
फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया। दूसरा, मैं जा नहीं पाऊंगा अतः तुम्हें जाना है। कहने का किसी कारण से या किसी काम से मैं नहीं जा पाऊंगा, किसी प्रोग्राम में या कोई गांव कहीं भी जाना हो तो मैं नहीं जा पाऊंगा, इस कारण से आपको वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पहले जो क्रिया हुई है उसका यहाँ पर परिणाम दिखाया जा रहा है कि भाई मैं, कारण दिखाया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, उसके पीछे का कारण है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये जो चार है ये हमारे इसके हो गए। आगे देखिए, अब हमने देखो क्रिया विशेषण पढ़ लिए जिसके चार प्रकार थे, चार प्रकार से क्रिया की विशेषता बताई जा रही थी। संबंध बोधक वो अकेला था, एक ही प्रकार था, और जो समूचे बोधक थे उनके चार प्रकार थे, वो हमने देख लिए। अब जो चौथा जो प्रकार है अवयवों का वो है विस्मयादि बोधक, जिसको द्योतक शब्द भी बोला जाता है। जिन अवयव शब्दों से वक्ता या लेखक के मनोवेग अर्थात भय, विस्मय, शोक, घृणा, उद्वेग आदि प्रकट हो, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण दे रखा है, देखिए, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। दिक दिक का मतलब है कि जो तुलसीदास है उस तुलसीदास को, जो रत्नावली है तुलसीदास की पत्नी, वो कह रही है कि एक बार ऐसा हुआ था कि तुलसीदास की पत्नी है वो अपने पीहर यानी अपने गांव चली गई थी, तो तुलसीदास उसके साथ में ही चले गए थे। तो रात के समय गए थे तो पीछे से जो विंडो होती है ना, जो खिड़की, उस खिड़की में एक सांप लटका हुआ था। तुलसीदास ने सोचा कि कहीं पत्नी ने रस्सी लटकाई हुई है, तो उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़ गए। जब पत्नी के पास पहुंचे तो बोले कि आप किधर से आए? कि मैं तो इधर से आया था, आपने वो रस्सी लटकाई हुई थी ना, उस रस्सी को पकड़ के। तो उन्होंने बोला कि वो रस्सी नहीं थी, वो तो सांप था और आप उसको पकड़ के आ गए। तो फिर रत्नावली ने कहा था कि दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। कहने का मतलब ऐसे प्रेम को मेरे को शर्म आती है कि क्या कहूं कि आप उतनी दूर से चले आए तो आपको सांप भी नजर नहीं आया, मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए। अगर इतने अंधे आप राम की भक्ति में होते तो आपको होती ना भवभूति। इस प्रकार की एक आगे की लाइन है कि बार बार आपको इस संसार में नहीं आना पड़ता अगर आप राम से इतना प्रेम करते तो उसी दिन से तुलसीदास है वो राम भक्ति में लग गए थे। ऐसा किंवदंती है या हकीकत है या कल्पना जो भी है, लिखा हुआ था और हमने भी पढ़ा है और आपको बता दिया। तो इसमें कहने का मतलब वो धिक्कारने का भाव है। फिर देखो, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये निराला निराला से संबंधित है। अबे सुन बे गुलाब, ये भी निराला की एक उपर मुक्ता से। तो यहां पर देखो, अबे, ये धिक, इस प्रकार के शब्द आए जो उसको धमकाने का, डराने का, डांटने का, आश्चर्य का, घृणा का, शोक का, इस प्रकार के जो शब्द है वो आएंगे इसके अंदर, विस्मयादिबोधक शब्दों के अंदर। इसकी पहचान क्या है? पहचान है विस्मयादि अव्यय शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ अवश्य लगा होता है। जब वाक्य पूछेंगे तो उसमें इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। आगे देखिए, 5 नंबर, 5 नंबर है निपात, जो कुछ गाइडों में दे रखा है और कुछ गाइडों में नहीं दे रखा है। निपात ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या कथन पर विशेष बल देने अथवा उसके अर्थ को सीमित करने के लिए किया जाता है, जैसे क्या, काश, तो, भी, ही, तक, लगभग, ठीक, करीब, मात्र, सिर्फ, हाँ, न, नहीं, मत आदि। इस प्रकार के शब्द है। मैंने लगभग पूरे शब्द लेने की कोशिश की, फिर भी किसी प्रकार के जो शब्द है वो छूट जाते हैं। तो आप इतने शब्दों को तो याद करना ही करना जो निपात के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण दे रखा है निपात के। उदाहरण में क्या दे रखा है? मुझे मात्र 5 लाख रुपए चाहिए। ये मात्र आ गया, कहने का मतलब मुझे मात्र 5 लाख रुपए चाहिए। इस मात्र से ये पता चल रहा है कि मेरे को न तो 5 लाख से कम चाहिए और न ही 5 लाख से ज्यादा चाहिए, मुझे सिर्फ मात्र 5 लाख ही चाहिए। तो इस प्रकार के शब्द है। आज तक ये पहेली मेरी समझ से बाहर है। आज तक, आज तक का मतलब हो गया कि आज तक ये पहेली मेरे समझ से बाहर है, हो सकता है भविष्य में मेरे समझ में आ जाए। सिर्फ आज तक यह सीमित हो गई। आप
को भी समारोह में आना है, आपको भी समारोह में आना है, कहने मतलब पूरे घर को इनवाइट किया है। फिर इसने विशेष बल देते हुए कहा कि आपको भी समारोह में आना है, दूसरे चाहे आए या नहीं आए, आपको तो आना ही आना है, इस पे जोर दिया गया है। मैं रात भर जागता रहा, रात भर का मतलब है सारी रात जागता रहा, पूरी रात जागता रहा। वह अब तक नहीं आया, तक अब तक नहीं आया, यानी जितना समय हुआ है अब तक तो वो नहीं आया है। आप भी मुझे प्रिय है, ये भी आया, आप भी मुझे प्रिय है। तो ये जो ऐसे शब्द है जो इसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, निपात के अंदर। तो निपात में ऐसे ही शब्द है, इन शब्दों को आपको याद रखना है। वाक्य में पूछ सकता है कि इनमें से निपात का उदाहरण है, या निपात किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। जो हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आगे है इसमें परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। यहां तक जो अवयव हमने पढ़े हैं 5 प्रकार से, 5 प्रकार के जो अवयव पढ़े, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया और निपात हो गया। इन 5 प्रकार के अवयवों में किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहा है, समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।